अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उन पर डाल लेते हैं एक नज़र। पंजाब में सरकारी मुलाजमतों में भर्ती और नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। सिंध हुकूमत 1.5 लाख नौकरियां देगी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। 3 सूबों ने अपने बजट पेश कर दिए। बलूचिस्तान में कायद-ए-आज़म रेसिडेंसी पर हमला, सिक्योरिटी की कोताही थी। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमले में 4 दहशतगर्द मुलविस थे। विफाकी वज़ीर दाखिला का सेनेट में बयान। जी, 3 सूबे अपना बजट पेश कर चुके हैं और पंजाब में बजट की तकरीर अभी भी जारी है। मुस्तफा शुजा रहमान साहब, शाम साहब अभी तक तकरीर फरमा रहे हैं और खासी हद तक बजट सामने आ गए। देखें, एक बड़ी मैं दिलचस्प बात आपकी तवज्जो मबूल कराना चाहता हूँ। पंजाब की आबादी जो है वो पूरे मुल्क का करीबन 56% है, 56% के करीब है। जी बिल्कुल, यानी पूरे मुल्क के जो तीनों सूबे हैं उनके मुकाबले में पंजाब की आबादी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये जो 2 सूबों के बजट पेश हो चुके हैं पंजाब के अलावा, जी अभी बलूचिस्तान का बजट नहीं आया। तो पंजाब का बजट जो है वो 8 खरब और 75 या 72 अरब रुपए के करीब है। जी, और खैबर पीके का जो बजट है वो है 8 खरब नहीं 344 जी, 3 खरब जी और 44 अरब जी। और जो सिंध का बजट है ये है 6 अरब जी, 6 खरब जी, 6 खरब और 17 अरब यानी 617 अरब। ठीक है जी। अब अगर दोनों सूबों के बजट को आप जमा कर दें तो इनका मजमूई हुजम पंजाब के बजट से ज़्यादा है। ये वाकई दिलचस्प 961 अरब रुपए बनते हैं। 961 अरब रुपए का फैलाव है उनकी मईशत का, ठीक, और उनके बजट का। जी पंजाब 2 सूबे मिलकर पंजाब से ज़्यादा है, ठीक, वसाइल के एतबार से। और बलूचिस्तान जब मिलेगा तो ये मामला बिल्कुल और भी आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और ये जो पंजाब है इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प स्टडी हुई थी। इसकी जो पर कैपिटा इनकम है दूसरे सूबों के मुकाबले में वो नहीं है जो हम समझते हैं। अच्छा, हम बहुत तो से इलाकों की पर कैपिटा इनकम दूसरे सूबों के लोगों से कहीं कम है। ठीक, तो बहरहाल ये एक ऐसी बात थी जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल। और पंजाब को अपने रिसोर्सेज में इजाफे के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और यहाँ एग्रीकल्चर के अलावा और कोई ऐसी काबिल ज़िक्र पैदावारी ज़रिया नहीं है हमारा। सनतें लगी हैं लेकिन वो बिजली के बहरान की नज़र हो रही हैं। छोटी सनतें भी हैं गुजरावाला में, गुजरात में, सियालकोट में जो एक्सपोर्ट का हब है, फैसलाबाद अपनी जगह है। लेकिन पंजाब को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए और इसकी आमदन में इजाफे के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने बड़े मकानात पे टैक्स तो लगा दिया ना, 2 कनाल से बड़े मकानात पे बड़ी हैवी किस्म की टैक्सेशन की है। ये जो तफसील सामने आएगी तो पता चलेगा कि किस तरह से कि बुनियादी बात क्या है। बुनियादी बात यह है कि आमदन पर टैक्स होना चाहिए। ठीक। और जो इनकम टैक्स है वो वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार है। लेकिन जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है, ज़राअत से, वो सूबों को सुपुर्द कर दिया गया। ठीक। और सूबे जो है कानून मौजूद है, लेकिन सूबे जो हैं बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से
टैक्स नहीं ले पाते, ना पिछली दफ़ा भी मेरा ख्याल चंद करोड़ की बात थी, बिल्कुल ऐसा और इस दफ़ा भी कोई काबिल ज़िक्र रकम नहीं रखी गई। ये जो वसाइल है ना, उनमें इजाफे के लिए ये ज़रूरी बात है कि सूबे जो हैं बड़े बड़े ज़मींदारों से उनकी आमदन के मुताबिक टैक्स वसूल करें। और बड़े बड़े जमींदार असम्बलियों में बैठे हुए हैं तो टैक्स तो इसका मतलब नहीं, ना कानून वसूल तो होगा मौजूद है, कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, कानून बना हुआ है, उसे नाफिज करना है और उसके मुताबिक कार्रवाई करनी है जी। बाकी देखिए जो हमारा बजट है उसमें बहुत अच्छी बातें की गई हैं, दावे किए गए हैं, दानिश स्कूल भी रहेंगे और आपके आशियाना स्कीम भी चलेगी और लैपटॉप भी चलेंगे। लेकिन असल बात जो है वो दावा किया गया है कि हम पटवार का निज़ाम जो है उसको दुरुस्त कर देंगे 2014 तक। ठीक। तो अब कौम तो तवक्को रखती है कि पटवार का निज़ाम दुरुस्त हो जाए और 10,000 रुपया मजदूर की कम से कम उजरत मुकर्रर कर दी गई है, क्योंकि PMLN ने अपने मंशूर में ये कहा था कि वो 5 साल में 15,000 तक ले जाएगी ये आमदन जो है जी। तो अब उसका उन्होंने 9,000 थी पहले, उसमें 1,000 रुपये का इजाफा किया गया है और अभी तदरीज के साथ आगे बढ़े 5 साल हैं, तो 5 साल में 1,000 रुपये का इजाफा होता चला जाएगा जी। लेकिन असल बात यह है कि इकोनॉमी जो है वो उसका पहिया गर्दिश में आए, वरना आप हुक्म जारी कर देंगे उन पर अमल नहीं होगा। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जो सूबाई बजट है उन पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के बजट पे, तो शामी साहब सिंध में आज वज़ीर आला ने बतौर वज़ीर ख़जाना तकरीर फरमाई और अंग्रेज़ी में रुक रुक के तकरीर की और उन्होंने अपना बजट पेश किया। नहीं, वैसे तो वकील है माशाल्लाह, अंग्रेजी तो उनको आती है और बोल भी सकते हैं। अब ज़रा रुक रुक के बोलते हैं तो ये उनका अपना स्टाइल है। ठीक है। शायद उर्दू पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी उनको, जैसे हमारे जरदारी साहब उर्दू नहीं पढ़ पाते, हमारे मखदूम साहब जो मोहम्मद महमूद साहब जो हैं वो उर्दू नहीं पढ़ पाते अच्छी तरह से, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी अंग्रेज़ी में हलफ दिलवाया। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को अंग्रेज़ी में हलफ दिलवाया। उसी तरीके से कायम अली शाह साहब को भी दिक्कत होती होगी उर्दू पढ़ने में। चलिए भारत बजट तो उन्होंने पेश किया। अब MQM तो इस वक्त शामिल नहीं है, मगर ना जो अर्बन एक इनपुट है ना वो भी आती है बजट में, तो शहरी आबादियों के अपने और तेवर होते हैं। अब वो तो अल्ताफ़ हुसैन साहब तो रेफरेंडम करवा रहे हैं, बिल्कुल कभी मुल्क की रेफरेंडम कराएंगे, उसमें फैसला करेंगे कि अपोजिशन में बैठना है या हुकूमत में शामिल होना है। देखिए उनके रेफरेंडम के वही नताइज निकलते हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम के निकले थे और उससे पहले जनरल ज़िया-उल-हक साहब के रेफरेंडम के निकले थे। हमारे यहाँ तो रेफरेंडम की एक अपनी तारीख है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अपने लोगों से रजू का फैसला किया, अच्छी बात है। तो अच्छी तरह फैसला कर ले कि उन्होंने बैठना कहाँ है, परवाना जो है जाना उसने किधर है, इधर या उधर। और फिर ये भी लगता है कि शायद फिर वजारत खजाना भी उधर चली जाए अगर रेफरेंडम के नताइज उस तरह हो। जो अर्बन जो देखिए ना, अर्बन जो लोग हैं ना शहरों में रहने वाले, उनके और मामलात होते हैं। जो रूरल एरियाज़ के उनकी अपनी कंसिडरेशन तो होती है, उनकी प्रायोरिटीज़ अपनी होती हैं। अर्बन एरियाज़ में तो आप एक सांस नहीं ले सकते पैसा खर्च किए बगैर, और रूरल एरियाज़ में तो आप जनाब ज़िंदगी गुजार लेते हैं पैदल चलते हुए और जनाब अपने घर पे कपड़े धोते हुए और अपनी खुद अपने मकान में रहते हुए। तो अर्बन और रूरल एरिया का कल्चर बड़ा अलग है। लेकिन बहरहाल जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि सिंध ने इंतखाबात में एक रवायती वोट दिया, जी, और उसी तरीके से एक रवायती बजट जो है वो शाह साहब ने पेश कर दिया। जो एदाद शुमार का मजमुआ है उसमें हर कोल के लिए तो कुछ रकम रखी है उन्होंने, उस तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन बजट बहैसियत मजमुई जो है उसका मैसेज कोई जोश व खरोश का नहीं था और कोई उसके अंदर इनोवेशन नहीं है, कोई नया पैगाम नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल अंदाज तो है, उसमें कह रहे हैं 1.5 लाख नौकरियां देंगे हम। नहीं, नौकरी यही तो मुसीबत है पीपल्स पार्टी की, नौकरियां देती है और जो मौजूद अदारे होते हैं उनका भट्ठा बैठ जाता है। यानी अदारों को डेवलप करना, उनको नफ़ा बख्श बनाना, फिर उसके नतीजे में नौकरियां क्रिएट करना, ये ज़रा उसको मुश्किल काम लगता है। तो सरकार के खाते में ये नौकरियां मिलेंगी और जो मनपसंद लोग हैं वो भर्ती हो जाएंगे, तो उनकी इंतज़ामिया जो है वो और नाअहली की तरफ जाएगी। तो जरदारी साहब तो वहाँ हैं, कल उन्होंने जनाब
जाके किसी सिक्योरिटी के बगैर रेस्टोरेंट में खाना भी खाया है, और मगर यह है कि वो अगर तकरीर भी अच्छी तरह सुन लेते हैं उनकी, हाँ। तो कुछ उसके अंदर अपना एक कोई इनकलाबी जोश और खरोश भी भरने की कोशिश करें, वो जो तवक्को की अगर जा रही जरदारी साहब के अंदर मौजूद है खुद। तो वो जो तवक्को की जा रही थी कि गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे, उसका कोई इशारा आपको नजर नहीं तो आ वो रहा? कोई अभी देखिए ये सूरत हाल को ऐसी लग नहीं रही। ठीक है। अब मतलब ये जो खैबर पीके है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने पहला बजट पेश किया है अपनी जिंदगी का जी। सिराजुल हक साहब वजीर खजाना है, वो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, इससे पहले भी वो बजट पेश कर चुके हैं, क्योंकि MMA की हुकूमत जो थी जिसमें दुरानी साहब वजीर आला थे, उसमें वजीर खजाना जो थे और सीनियर वजीर सिराजुल हक साहब थे, तो कई बजट पेश कर चुके हैं, उनको तजर्बा है बजट पेश करने बड़ी का। पुरएतमाद तकरीर थी। लेकिन ये जो बजट है उनका, ये PTI की और जमात इस्लामी की एक मजमूई हिकमत अमली जो है उसकी अक्कासी करता है। इसमें कई नई चीज़ें उन्होंने की हैं जी। वैसे एक तो उन्होंने 15% तनख्वाह बढ़ाई है, वैसे तो सिंध ने भी 15% तनख्वाह बढ़ाई है 1 से 16 ग्रेड तक के लोगों की। पंजाब ने 10% बढ़ाई है अक्रॉस द बोर्ड सरकारी अफसरों की, और उन्होंने सरकारी अफसरों कारकुनों की। खैबर पीके में 15% बढ़ाई गई है, और उन्होंने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया सिंध में। वो आप सिंध पंजाब KPK में भी इसी तरह किया उन्होंने। अच्छा, KPK में भी 1 से 16 तक 10%, 15%, उससे बियॉन्ड 10%, उससे बियॉन्ड 10%। तो बहरहाल, लेकिन KPK में उन्होंने बहुत कुछ ये किया है कि एक्सप्लोर करेंगे, बिजली को अपना गैस की तलाश करेंगे और तेल की तलाश करेंगे, रिफाइनरी कायम करेंगे, तालीम की तरफ भी तवज्जो देंगे, तालीम के लिए पैसा ज़्यादा मुख्तस किया है, सेहत के लिए ज़्यादा मुख्तस किया है, और उसके साथ ही ये कहा कि जो बिजली है उसके कई मंसूबे हैं जो पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। कितने 457 मेगावाट पानी, यानी पानी से बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू करेंगे, और सूबा करेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो सूबा करेगा असल में, फिर बिजली पैदा तो सूबा करेगा, उसको उसकी रॉयल्टी भी मिलेगी, लेकिन जाएगा वो फिर मामला इंटरनेट अपना जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसी में। ठीक। तो बहुत सी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी है, लेकिन देखना यह है कि अमली तौर पर क्या होता है। अगर तो कमरे हिम्मत बांध ली और लग गए दिन रात, और ये मंसूबे मुकम्मल कर दिए, और रिफाइनरी भी कायम हो गई, एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू, गैस और तेल तलाश भी तो करना है ना, और गैस और तेज तो पंजाब में भी तलाश करनी चाहिए तेज, क्योंकि चोलिस्तान के इलाके में भी और आपके DG खान का इलाका जो है उसमें भी इम्कान पाया जाता है कि गैस के ज़खायर मौजूद हों, और वहाँ से कुछ तो DG खान से तो गैस निकल भी रही है। इस तरह सिंध में इस वक्त तो मुल्क की पैदावार है मजबूरी, उसका 70% के करीब तो सिंध दे रहा है, और बलूचिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ कदम ही नहीं रखा जा सका। अब जबकि तकसीम हो गई है रिसोर्सेज की और सूबों को एक बड़ा हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी अपने लोगों को इस बात पर राज़ी करे, और तेल और गैस की जो तलाश है उसका काम तेज तक किया जाए। जी बिल्कुल। शामी साहब, अब जो इस वक्त ये जो बजट पेश किया है ख़ासतौर पर सिराजुल हक साहब ने, इसमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मखलूत गवर्नमेंट का, बार बार उन्होंने मखलूत हुकूमत का नाम भी लिया, और बड़ा कम्प्रीहेंसिव और कंसाइज बजट है। अब ये है कि इस पे अमल दरामद के लिए क्या वफाक उनकी मदद करेगा जितनी उन्हें ज़रूरत होगी? देखिए, वफाक जो है उसने तो उनको रिसोर्सेज दे देने। NFC अवार्ड में जो उनका हिस्सा है 198 अरब उनका यहाँ से बनता है, हिस्सा उनको मिल जाएगा। जो उनकी रॉयल्टी है तरबेला से जो बिजली पैदा होनी है उसकी रॉयल्टी का हिस्सा भी उनको मिल जाएगा। तो उनके रिसोर्सेज तो बड़े वाजे हैं। अब वो उनको कैसे बरूए कार लाते हैं ये उनका इम्तिहान है, और मेरा ख्याल इस वक्त ऐसा मूड नहीं होगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों के रास्ते में रोड़े अटकाए। जैसे यहाँ पे नंदीपुर प्रोजेक्ट रुक गया था, तो वहाँ पे 457 मेगावाट नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की वजूहत तो और थी रुकने की, वो सूबे और मरकज का झगड़ा नहीं था। वो तो उसके लिए आप पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदार थे ना, हमारे जो मुनीर अहमद खान साहब हैं, उस वक्त वो एडवाइजर थे वापडा के, जरा उनसे आप पूछ लीजिए कि वजारत कानून से उनकी फाइल बरामद क्यों नहीं हुई थी। ठीक, मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। अच्छा, तो वो मसाइल और थे। अब नंदीपुर तो अब काम शुरू हो रहा है नंदीपुर में भी, लेकिन असल बात यह है कि सूबे जो हैं अब मरकजी हुकूमत उनको रोकने वाली नहीं है कि आप बिजली पैदा ना करें। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, और पानी से अगर बिजली पैदा हो
तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। शामिल साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है इस पर, बल्दियाती इंतखाबात के लिए 1 अरब रुपया रखा है खैबर पीके नहीं, यहाँ कुछ रकम तो यहाँ भी रखी है पंजाब में, अगरचे मुझे कम लगी है वो। ठीक है। और अब देखिए कौन सा सूबा पहले बढ़ के बल्दियाती इंतखाबात कराता है और अपने बल्दियाती अदारे जो हैं सही मानों में सही रूह के साथ कायम करता है। अब पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द ये इंतखाबात करा देंगे और ये अदारे कायम कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर सिंध के लिए भी और पंजाब के लिए भी एक चैलेंज हो जाएगा। देखिए पंजाब की भी ज़रूरत है कि यहाँ ये बल्दियाती अदारे, बल्कि मैं तो कहूँगा लोकल गवर्नमेंट्स, मुकामी हुकूमतें कायम हों। ये अदारे ऐसे नहीं होने चाहिए जो डीसीओ के अंगूठे के नीचे हों और डीसीओ जो है चीफ मिनिस्टर के सामने बंदाए बेदाम हो। ये अदारे जो हैं इनको पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जिस तरह सूबे का दायरा इख्तियार है आइन में, मरकज़ का दायरा इख्तियार भी तय है, उसी तरह इनको भी एक ऑटोनॉमी देनी चाहिए। और इसलिए सिंध में आप देखिए, ख़ास तौर पर सिंध में भी ज़रूरत है इन इंतखाबात की। पंजाब में ये जो नारा लगता है मुख्तलिफ सूबे बनाने का, ये ख़त्म हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा अगर मुकामी हुकूमतें कायम कर दी जाएँ। और वहाँ सिंध जो है उसमें तो देखिए अर्बन सिंध है, उसकी ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने मामलात अपने हाथ में ले। एक अपने यानी मुकामी जो है, दूसरे मुल्कों में आप देख लें सेहत का, तालीम का और हत्ता के बाद औक़ात तो पुलिस का निज़ाम भी जो है वो मुकामी अदारे चलाते हैं। और वहाँ तो देखिए अर्बन एरियाज़ जो हैं उनके जो सेंटिमेंट है रूरल एरियाज़ का सेंटिमेंट उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत अब वोट के बल पर तो बना लेते हैं अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ की मिला के, और रूरल एरियाज़ की मेजॉरिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ को काम ही नहीं करने देंगे और उनके नुमाइंदों को मुंतखब नहीं होने देंगे, उनको इख्तियार नहीं देंगे, तो फिर सूरत हाल खराबी की तरफ शामिल साहब, केपीके में गवर्नर, वजीर आला, अरकान असम्बली और हायर ऑफिशल्स अब बाहर नहीं जा सकते बैरून मुल्क इलाज कराने। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए डूएबल है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, कोई ऐसी बीमारी उनके हमला आवर ना हो जाए जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वैसे तो थोड़ी सी तवज्जो की जाए, पाकिस्तान में माहिर डॉक्टर भी मौजूद हैं। हमने खुद अपने सेहत का जो सेक्टर है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और हमें ये खोलना चाहिए इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया में जाना इलाज के लिए बहुत सस्ता पड़ता है यूरोप जाने की वजह से, अमेरिका जाने की बजाय। एक तो इंडिया के लिए जाने की सहूलत होनी चाहिए, दूसरा ये हमें अपने डॉक्टर्स को और अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इनकरेज करना चाहिए। वो डॉक्टर्स यहाँ आएंगे, उनको फैसिलिटेट करें, उनको कर्जे दें, अस्पताल कायम करवाएं, उनको ग्रांट्स दें। ये बड़ी खिदमत है। हम हर वक्त डॉक्टरों के पीछे पड़ते हैं, उनको चपरासियों की तरह हमने उनसे सलूक कर रखा है। पूरी दुनिया में चले जाएं, वो कितने हाईली पेड लोगों में से हैं। यहाँ डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल मुशक्कती भर्ती किए हुए हैं, 16-16 घंटे ड्यूटी देते हैं। आप कभी सरकारी अस्पतालों में जाकर देखें, ना कोई फैसिलिटीज़ हैं और डॉक्टर गधे का बोझ उनके ऊपर होता है। तो ये हम अपना जो सेक्टर है ना, हेल्थ सेक्टर, खैबर पीके की गवर्नमेंट हो या पंजाब की हुकूमत हो या सिंध की, इनको ये भी दौड़ लगानी चाहिए ना कि अपने अपने अस्पतालों को दुरुस्त करें, बैनुल-अक़वामी मयार के अस्पताल बनाएं। जी शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे और गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है बजट के हवाले से। शामी साहब, केपीके में उन्होंने कहा जी यकसा निज़ाम तालीम हम नाफिज करेंगे। ये पॉसिबल है पाकिस्तान के माहौल में? हर चीज़ पॉसिबल है। देखिए आप उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कब्ज़ा कर ले हर तालीमी अदारे पर। मदरसे हैं, उनको भी ये एहसास हो रहा है कि हमारी जो नौजवान हैं जो बाहर निकलें तो जदीद तालीम याफ्ता हों, कदीम तालीम याफ्ता हों। इसी तरीके से जो बड़े बड़े स्कूल हैं, अंग्रेज़ी मीडियम ओ लेवल कराते हैं, ए लेवल कराते हैं, वो अपनी जगह। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड कर दें आप, ठीक है, उनके मुकाबले में खड़ा कर दें, ताकि गरीब आदमी वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सके और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ठीक। इसी तरह जो दारुल उलूम हैं, जो मदरसे हैं, उनको आप टीचर्स दें, उनको आप फैसिलिटेट करें। हुकूमत उनके लिए अंग्रेज़ी के, साइंस के, फिजिकल साइंसेस के टीचर मुकर्रर कर दे, उनकी तनख्वाहें दे।
बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अल्टीमेटली एक इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक। और ये इतना बड़ा मसला है जिसको ना पंजाब में एड्रेस किया गया है और ना सिंध में किया गया है। सिर्फ खैबर पीके में इस मसले की अहमियत को समझा गया है और उन्होंने बाज़ इक़दामात तजवीज़ किए हैं। वो अब वक्त बताएगा वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, लेकिन एक एहसास तो है ना, काम तो शुरू हुआ ना। पंजाब की हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो हम तबकात बना रहे हैं ना, ये तबकात तोड़ने होंगे हमें। हाँ। वो इसी तरह टूटेंगे। देखिए, आप पर्ल कॉन्टिनेंटल जो है, जिसने खाना वहाँ खाना है वो खाए जाके। ठीक है। आप दूसरे छोटे रेस्टोरेंट्स में साफ सुथरा अच्छा खाना फराहम कर दें, ठीक है, ताकि लोग जो हैं कम आमदनी वाले वहाँ जाके खा सकें। जी। अब इसी तरह जो गवर्नमेंट स्कूल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है उनको जिंदा किया जाए, उनके टीचर्स जो हैं वो आला दर्जे के हों और उनको इस तरीके से तालीम दी जाए बच्चों को कि वो एचिसन के मुकाबले में और बीकर हाउस के मुकाबले में खड़े हो सकें। जी। लेकिन उनके लिए हम दानिश स्कूल बना देंगे ना। नहीं, दानिश स्कूल अपनी जगह अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत महदूद बात है। जी। लाखों बच्चे हैं, उनमें से आप चंद हजार को दानिश स्कूल दे देंगे। जरूरत अगर बेस मौजूद नहीं है, बुनियाद मौजूद नहीं है, तो छत नहीं बनेगी और छत नहीं ठहरेगी। तो दानिश स्कूल शहबाज शरीफ साहब को जितने भी अच्छे लग रहे हों, जरूरत इस बात की है कि हर स्कूल में दानिश पैदा की जाए और बेस वसी की जाए। शाम साहब, जरा बलूचिस्तान पे की तरफ चलते हैं। बलूचिस्तान के बारे में आज चौधरी निसार साहब ने कहा जी कि वो सिक्योरिटी लैप्स था जो कुछ हुआ। देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान में तो जो हुआ दिल खून के आंसू रोता रहा। कायदे आज़म की जो ज़ियारत रेजिडेंसी थी, जहाँ उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे, आराम की खातर वहाँ गए, उसको तबाह कर दिया। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि उनके नवाजरात जो हैं वो एक दूसरी बिल्डिंग में थे, वो महफूज रहे। बहरहाल उनका कुछ फर्नीचर और दूसरी चीज़ें तबाह हुई। और इसके साथ ही आप देखें कि जो बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स में हुआ है, बच्चियों के साथ जिस तरह उनकी बस में एक औरत चढ़ गई, खुदकुश हमला आवर, उससे कितने दरिंदे हैं, कितने हैवान लोग हैं जो बच्चियों को इस तरह जुल्म का निशाना बनाया, फिर अस्पताल में जाकर खुदकुश हमले कर दिए। और हमारे वो नौजवान जो थे अब्दुल समद काकड़, जो डिप्टी कमिश्नर थे, वो भी जहाँ बहक हुए। ये एक गरीब माँ बाप के बेटे थे, टेलर मास्टर उनके वालिद, और जब वो मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब हुए तो उनके वालिद ने आगे कहा कि मैं खान से मिलने गया गांव के, और खान ने मुझे अपने साथ बैठाया। तो ये यानी तालीम जो है और उससे जो इज्जत मिलती है एक आम आदमी को, ये जो सो कॉल्ड खानदानी वडेरे हैं उनके बराबर खड़े करती है। शाम साहब, बलूचिस्तान के जो वाकयात हैं वो आज असेंबली में भी डिस्कस हुए। नहीं, सब बात डिस्कस हो जाए। हाँ। अब चौधरी निसार अली साहब अपोजिशन लीडर नहीं है, बिल्कुल नहीं, और ये सिक्योरिटी लैब्स था नहीं था, उन्हें काम करके दिखाना है। और सूबाई हुकूमत को भी ये अच्छी बात है, वो पहुंचे उसी दिन कोयटा में, वहाँ रेजिडेंसी में भी गए। मुझे ताज्जुब ये हुआ कि जो ना तो गवर्नर जो हैं बलूचिस्तान के वो रेजिडेंसी में पहुंचे ज़ियारत में, और ना वजीर आला जो हैं डॉक्टर मालिक बलोच वो रेजिडेंसी में गए। उनको भी साथ जाना चाहिए था वजीर दाखिला के। ये वफाकी हुकूमत का काम रह गया। कायदे आज़म का शोबा जो है वफाकी हुकूमत को दे दिया गया, सूबाई हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और अब यह है उसको वो रिस्टोर करेंगे, इंशाल्लाह रिस्टोर होगी। देखिए, एक अज़्म जो है वो शिकस्ता नहीं होना चाहिए। जो बच्चियां शहीद हुई हैं, उनके माँ बाप जो है किस तरह से हौसले के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जो हमारे नौजवान FC के जवान हैं, वो जिस तरह मारे गए, जिस तरह उन्होंने जान दी। अब लोग क्या नुक्ताचीनी इधर की कर रहे हैं, उधर की कर रहे हैं। भाई, जान हथेली पर रख के लड़ कौन रहा है? यही नौजवान तो है जो लड़ रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के। जी, लेकिन हमारे वफाकी वजीर दाखिला तो कुछ और कह रहे हैं। उनको तो फिर दुरुस्त करें। हाँ। जो इनको वेल इक्विप करना है, जो इनको ट्रेन करना है, जो इनको स्ट्रेंथन करना है, वो करें। हाँ। गुफ्तगू से तीर ना चलाएं, छेद ना करें दिल। लेकिन वो उन्होंने आज असेंबली में शाम साहब कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, इससे ज्यादा मैं सिक्योरिटी क्या दूं? ओ भाई मेरे, उनको मालूम, दुनिया का मुताला करें तारीख का। हाँ। ये जो इस तरह की वबा है ना, वो किस कदर खौफनाक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी मुल्क ने आप हमला कर दिया, फौजों से मुकाबला हो गया। ये आपके इर्द गिर्द लोग छुपे हुए होते हैं, और खुदकुश हमला आवर पर उनका
तो उनका मुकाबला करना, उनका सुराग लगाना, उनकी तह तक पहुंचना, उनके जो तख्लीक करने वाले हैं उन पर गर्दन मापना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये इसमें बरसों लगे हैं। आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, तुर्की में क्या होता रहा। तो हमें हौसले के साथ, दानाई के साथ काम आगे बढ़ना है। जो कमजोरी है उसे रफा किया जाए, और तकरीरें करके रफा नहीं होगी कमजोरी, और ये एक जुबानी जमा खर्च से ये काम नहीं होगा। नहीं, महमूद खान अचकज़ई अहलियत मान रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारी एजेंसियां इतनी अहल हैं कि गदले पानी में से सुई तलाश कर लेती हैं, बस बलूचिस्तान के हालात में नहीं है। तो अब आपको उनको मालूम होना चाहिए, तारीख पढ़ें, उनको पता चले कि ये मामला है कितना मुश्किल, और फिर एजेंसियों के साथ बैठे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बैठे। ये दानिशवरी जो बिगाड़ने से और लफ्जों के तोते मैंने बनाने से हालात ठीक नहीं होते, जिम्मेदारी का सवाल है। तो शाम साहब इसका मतलब सेम पेज पे नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी सिविल गवर्नमेंट। सेम पेज पे आना पड़ेगा इनको। ये तकरीरें करने से, नुक्ताचीनी करने से और तान तोड़ने से काम नहीं चलेगा। जो जाने दे रहे हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा? फिर कहां जाएंगे हमारे जनाब वजीर दाखिला, और कहां दखूल फरमाएंगे जनाब हमारे महमूद खान अचकज़ई साहब? तो इनको चाहिए कि रवायती हथकंडों से बाज आ जाए। अब अगर कोई ऐसा, क्या कहा है आसिफ करनाली ने, कहा कि भाई देखता हूं हुस्न भी कुछ जिंदा दिल है कि नहीं, कोई ऐसा सितम फरमाइए जो आपकी ईजाद हो। वाह शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात देंगे, फेसबुक और कॉल्स के जरिए आने वाले और SMS के जरिए मौसूल होने वाले। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। ये हिस्सा है आपके सवालात का। और शामी साहब, सबसे पहले फारिया हसन साहब हैं डेनमार्क से। ये कह रही हैं, शामी साहब इतना अच्छा बजट बनाया है KPK की हुकूमत ने और आप उसकी तारीफ ही नहीं कर रहे। हमने तो बड़ी तारीफ की है। अब आप क्या करें, तारीफ किन लफ्ज़ों में करें, कसीदा कैसे लिखें? भाई बात यह है कि हमने उनकी तारीफ की है और अप्रिशिएट किया है। अब जो अमल करेंगे तो फिर मजीद देखेंगे। इखलाक साहब हैं जी फोन लाइन पे इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम इखलाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआ है, शुक्र अल्लाह का। दो मिनट लूंगा, आपके मासूमाना से सवाल हैं। हाँ जी, जल्दी फरमाएं। काइंडली ये बता दें, बड़े बड़े लोग जो है ना, बड़े अच्छे मुईशदान बजट बना रहे हैं। मेरा एक सिर्फ उनसे ये सवाल है कि एक 2 मिनट एक गरीब आदमी के लिए भी सोच लेते या उसका भी बजट बना देते, जिनकी 10,000 रुपया महीने की मुख्तस कर रहे हैं कि 10,000 रुपया आमदनी होगी। नहीं, अब मुसीबत सारी ये है कि आप बताइए पैसा आएगा कहाँ से? कहाँ से ला के तकसीम कर दिया जाए? पैसा पहले कमाया जाएगा, फिर तकसीम किया जाएगा। सनतें पहले चलेंगी, मफा कमाएंगी, फिर तकसीम होगी। हम मुतालबे तो करते हैं, और दुनिया पूरी में देखे गुर्बत कैसे खत्म हुई है। गुर्बत कहाँ से पैसे ला के तकसीम कर दिए जाएं? काम करने से खत्म होगी। काम करने से खत्म होगी। 10,000 रुपए जो है उससे काम नहीं होता। घर का हर फर्द काम करे, उसको काम के मौके मुयस्सर हों, तो मेहनत से और हिम्मत से काम होगा। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, अब ये 2-4, एक तो मैं आपको, जो हमारे शुएब नज़ीर साहब हैं, उन्होंने एक मुनाजात कही है, उसके 4 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा। ये जो हालात हमारे मुल्क के हैं उसमें सिमट आए हैं। कहाँ ले जाऊं ये फरियाद मौला, मेरा बसरा मेरा बगदाद मौला। वाह। अब तो कोयटा भी बगदाद बन गया और बसरा बन गया। बहुत दुख सह लिए अहले हरम ने, बहुत दिन रह लिया नाशाद मौला। वाह। बहुत से शादो फरहा फिर रहे हैं, बहुत हमारे साथ के बर्बाद मौला। वाह। बहुत से शादो फरहा फिर रहे हैं, हमारे साथ के बर्बाद मौला। और मेरे लाहौर पर भी एक नजर कर, ये कमाल शेर का है, मेरे लाहौर पर भी एक नजर कर, तेरा मक्का रहे आबाद मौला। वाह वाह। तो लाहौर एक इस्तारा है जी, आप कोयटा डाल दें इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक चीज़ मैं और बताऊं, ये हमारे डॉक्टर अमजद साकिब को अच्छी खबर भी सुन लें। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने ये मुझे पैगाम भेजा है कि स्कर्दू में उन्होंने ये कर्जे, जो बिला सूद कर्जे जो अखुव्वत तकसीम करती है और लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करती है, अखुव्वत की ब्रांच कायम हो गई स्कर्दू में भी, माशाअल्लाह। और वहाँ 20 लाख रुपए की रकम तकसीम कर दी गई 90 कर्ज खाहों में जी। और इस तरीके से जो टोटल रकम है
5 गिलगित बल्तिस्तान में वो 50 लाख तक पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान में गरीबों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कर्जे हसना दिया जा रहा है। 50 लाख रुपए उनको दिए जा चुके हैं। तो ये जो अखुवत का कारनामा है, डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने ये इसकी इत्तला दी है, क्योंकि तो ये भी दर्दमंद लोग जो हैं वो कुछ कर रहे हैं। और सुनिए, अभी एक और भी बात सुनिए आप जी। ये मुझे उनकी ईमेल आई है, हमारे ये जो क्या नाम है उनका, मुर्तज़ा नूर साहब की, हायर एजुकेशन कमीशन से। ठीक है। ये कहते हैं कि जो हमारी पाकिस्तान की 7 यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने टॉप 250 एशिया की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें जगह बना ली है। बिल्कुल। टॉप 250 यूनिवर्सिटियों में शामिल हो रही हैं 7 यूनिवर्सिटियां जी। और 3 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया की 200 बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार हो रही हैं। बहुत खूब। और इसमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद, इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें आगा खान यूनिवर्सिटी है, इसमें लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इन लम्स है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं 250 की, इसमें फिर आगे 3 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इनमें अब आती हैं टॉप पर। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है और एडिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की है, बारानी इलाकों के लिए जो, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ डेवलप हो रही हैं। और ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है, इसकी ये मसाई से ये नतीजा निकला है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने बड़ी इसकी बुनियाद रखी, मजबूत बुनियादों पर। और ये जावेद लगारी साहब अब जो हैं, इन्होंने भी बड़ी हिम्मत के साथ और जुर्रत के साथ अपने फ़राइज़ निभाए हैं। तो ये भी पाकिस्तानी कौम को अच्छी खबर भी मिल जानी चाहिए। गुलाम मीरा साहब है हमारे साथ फोन लाइन पे लोधरा से। जी अस्सलाम वालेकुम गुलाम मीरा साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब अली जी शामिर साहब, मैंने आपकी तवज्जो इधर दिलानी थी कि थोड़ा बहुत मैं भी सियासत का तालिब इल्म रहा हूँ। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मैं 81-82 में बहावलपुर में जनरल सेक्रेटरी था। हाँ जी। तो मैंने जी अर्ज ये करना था कि जब तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और सहाफ़ी और कलम ख़ुसूसन कालम नवीस जो हैं, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब हैं, इंसार अब्बासी साहब हैं, ये इस दहशत गर्दी के खिलाफ उसी तरह जो है मुहात नहीं बनाते जैसे उन्होंने जरदारी हुकूमत की करप्शन के खिलाफ बनाया था। चलिए, तो उस वक्त तक ये आपकी आवाज़ उन तक पहुंच गई है। हाँ। वो जो उसका नोटिस लें जी और अपने हाथ जो हैं एक दूसरे के हाथ में दे दें। शामी साहब, ये मालिक साहिब हैं, इस आईडी से उन्होंने लिखा है, वो कह रहे हैं कि शामी साहब आपने ये जो बलूचिस्तान के हालात की ख़राबी में एजेंसियों का बुनियादी किरदार है और आप उन्हें एग्जोनरेट कर रहे हैं। मैं उन्हें एग्जोनरेट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उन एजेंसियों में जो खराबी है उसको दूर करें। ठीक। जो उनकी तरबियत में कमी है उसको दूर करें। जो इनको इक्विपमेंट दरकार है वो आप उनको फराहम करें। तो ये सारे काम पंजाब हुकूमत ने कहा है ना कि हम पुलिस को ये यूएई और तुर्की के साथ मिलकर तरबियत देंगे। तो ये जो काम है करने के हैं, हमारी एजेंसियों को बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। ये उनको ठापे मारने से और उनको ताने देने से ये काम नहीं होगा। वसाइल फराहम करें। अगर लोग जो इस वक्त जिम्मेदार हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक लोग ले आए। लेकिन ऐसा ये जो वाकया हुआ है बोलान मेडिकल सेंटर का और ये बस में जिस तरह तालिबात हुई, इसमें जान पर खेल कर उन लोगों ने दहशत गर्दों का मुकाबला किया है। तो इसका भी हमें एहसास करना चाहिए। हमें इस्लाह करनी है कि जो काम थोड़ा बहुत हो रहा है उसका भी खात्मा करना है। शामी साहब, आमिर अली मुगल साहब हैं ऑस्ट्रेलिया से, ये कह रहे हैं शामी साहब एक एमपीए ने बस होस्टेस को थप्पड़ मारा, तो क्या उसको भी थप्पड़ मारना ही मुनासिब रवैया नहीं होगा? और जिस जमींदार ने बच्ची पर कुत्ते छोड़े प्याज तोड़ने पे, तो उस पर भी फिर कुत्ते छोड़ दिए जाए। बिल्कुल छोड़ने चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये हुकूमतें ये नहीं करेंगी तो फिर जनाब लोग खुद ये करेंगे। ठीक। और किसी एमपीए जो खातून है उसको क्या हक पहुंचता है? पानी का गिलास उसको देर हो गई, उसने थप्पड़ मारती है। ये शर्फ इंसानी की तौहीन है। और हुकूमत ने पंजाब की नोटिस लिया इसका, लेकिन उससे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये एमपीए जो है वो हमारी जो वहीदा शाह है उसको तो बड़ी सज़ा मिली। ये एमपीए तो ये डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। इसको ये हक नहीं है कि ये असम्बली में बैठने का इस रवैये के साथ और इस टेम्परामेंट के साथ। और इसी तरीके से जो जिम्मेदार कुत्ते छोड़ता है बच्चियों पर, उस पर कुत्ते छोड़ने चाहिए, यकीनन छोड़ने चाहिए। लेकिन एक बात ये भी मालूम कर लें कि हक़ाइक़ तक पहुँचें और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें।
जिंदा मुआशरे ऐसे ही करते हैं। शम्स, अब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।